हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके थे मैकेनिकल फिनिश क्या होती है। उसके अंदर हमने जो भी मैकेनिकल फिनिशेज है उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फिनिशिंग। तो जो केमिकल फिनिशिंग है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस फिनिशिंग के अंदर किसका इस्तेमाल होता है? केमिकल का इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें केमिकल फिनिश की, तो इसमें सबसे पहले आती है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग जो मर्सराइजिंग फिनिश है वो वस्त्र को चिकना, मुलायम और चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर जो वस्त्र है, वस्त्र को कोमल, चिकना और मुलायम बनाया जाता है। और मुलायम बनाया जाता है। इसके अलावा ये जो मर्सराइजिंग जो परिसज्जा है वो सूती वस्त्रों पर की जाती है। सूती वस्त्रों पर ये जो फिनिशिंग है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो सूती वस्त्र होते हैं जब उनको लूम से उतारा जाता है तब वो बहुत ही रफ स्ट्रक्चर के होते हैं, इसलिए उनको कोमल और चिकना बनाने के लिए ये जो परिसज्जा है वो की जाती है। इसका आविष्कार जॉन मार्सर ने किया था। आविष्कार किसने किया था? जॉन मार्सर। 1844 में जॉन मार्सर द्वारा किया गया, और इन्हीं के नाम पर इस फिनिशिंग का नाम भी जो है वो मर्सराइजिंग फिनिश जो है वो पड़ गया है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब वस्त्र को मर्सराइजिंग प्रक्रिया की जाती है तब वस्त्र की मजबूती 20% बढ़ जाती है। वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। यहाँ पर जो मर्सराइजिंग फिनिश है उससे वस्त्र की जो मजबूती है वो 20% तक इंक्रीज हो जाती है। मर्सराइजिंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कास्टिक सोडे के घोल का। कास्टिक सोडे के घोल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल फिनिश है उसके अंदर किसका इस्तेमाल होगा? केमिकल्स का इस्तेमाल करके जो फिनिशिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फिनिश कहते हैं। तो यहाँ पर जो कास्टिक सोडा है उसके घोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कास्टिक सोडे के घोल के अंदर वस्त्र को 8 से 10 घंटे भिगोकर रखा जाता है, देन उसको साफ पानी से निचोड़ लिया जाता है। तो ये थी आपके मर्सराइजिंग फिनिश। नेक्स्ट आती है आपके सिलवट रोधी परिसज्जा, यानी कि जिसमें वस्त्र की जो सिलवट है वो नहीं पड़ती है। सिलवट रोधी परिसज्जा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सिलवट रोधी परिसज्जा, यानी कि रिंकल रेजिस्टेंट जो फिनिश होती है उसको हम कहते हैं सिलवट रोधी परिसज्जा। यहाँ पर जो सूती और लिनन के वस्त्र होते हैं, सूती और लिनन वस्त्रों में यह की जाती है, क्योंकि जो सूती और लिनन के वस्त्र होते हैं उनके अंदर जो इलास्टिसिटी है उसका अभाव होता है, इसलिए उनमें जो रिंकल्स है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए इन वस्त्रों को रिंकल रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो सिलवट रोधी परिसज्जा है वो की जाती है। जब वस्त्रों में सिलवट रोधी परिसज्जा कर देते हैं तो ये जो वस्त्र है इनको हम दो और पहनों के हिसाब से भी पहन सकते हैं, यानी कि हमें इसमें बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उस केमिकल का नाम है विनाइल मिलेमाइन। यहाँ पर विनाइल मिलेमाइन जो केमिकल है उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विनाइल है, मिलेमाइन है, इनका जो घोल होता है उसमें वस्त्र को डुबोया जाता है और फिर उस वस्त्र को निकाल के सुखाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो वस्त्र है उसमें जो सिलवट है वो नहीं आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर प्रूफ फिनिश की, नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर प्रूफ फिनिश, यानी कि ऐसी फिनिशिंग जिसमें जो वस्त्र है उसमें जो पानी है उसको रजिस्ट कर देता है, यानी कि अगर हम उसको बारिश के टाइम में भी पहनकर बाहर जाते हैं, जैसे हमारे छाता है, हमारे जो भी बरसाती है, तो ऐसे वस्त्र
उनको हम क्या कहते हैं, वाटर रेजिस्टेंट या जल अभेद्य परिसज्जा। इसको हम कहते हैं जल अभेद्य, या फिर हम इसको कह सकते हैं परिसज्जा, या फिर इसको हम कहेंगे वाटर प्रूफ जो फिनिश है। तो वाटर प्रूफ जो फिनिश होती है, इसके अंदर एक प्लास्टिक रबर या रेजिन का घोल वस्त्र पर चढ़ाया जाता है, जिससे वस्त्र की जो सतह है वो चिकनी हो जाती है। जब उस पर पानी गिरता है तो वो पानी जो है वो स्लिप हो जाता है, उस वस्त्र के अंदर नहीं जाता है। तो इस परिसज्जा को हम कहते हैं वाटर रेजिस्टेंट परिसज्जा। नेक्स्ट बात आती है फायर प्रूफ फिनिश की, या फिर अग्नि अवरोधी परिसज्जा। अग्नि अवरोधी परिसज्जा, यहाँ पर ऐसी फिनिशिंग की जाती है जिससे जो वस्त्र होते हैं वो अग्नि में भी जलते नहीं है। यानी कि जो फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं जिनको आग बुझाने के लिए आग के आसपास रहना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो वस्त्र होते हैं उनमें इस तरह की परिसज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड में काम करने वाले लोगों के वस्त्र इस परिसज्जा द्वारा तैयार किए जाते हैं, और इसके अंदर जो अज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका लेप किया जाता है। अज्वलनशील पदार्थों का लेप वस्त्रों पर किया जाता है, जिससे जो वस्त्र है वो आग नहीं पकड़ते हैं। एक होता है एस्बेस्टस के जो वस्त्र है अग्नि अवरोधी होते हैं, यानी कि जो एस्बेस्टस के वस्त्र है वो भी आग को नहीं पकड़ते हैं। तो यहाँ पर एस्बेस्टस का इस्तेमाल भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके ब्लीचिंग या फिर जिसको विरंजक हम बोलते हैं। ब्लीचिंग के अंदर क्या होता है कि जब सफेद कपड़े मटमैले रंग के हो जाते हैं तब उनमें कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके उनका जो ओरिजिनल कलर है वो वापस लाया जाता है। तो मटमैले वस्त्रों पर यह परिसज्जा की जाती है। जो ब्लीचिंग की परिसज्जा है वो मटमैले वस्त्रों पर की जाती है, ताकि इनमें क्या होते हैं कि ये वापस से कैसे हो जाते हैं, सफेद आकर्षक हो जाते हैं ब्लीचिंग के द्वारा। जो ब्लीचिंग है उसमें क्या होता है कि दो तरह की होती है। एक होती है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग, एक होती है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग, और एक होती है रिड्यूसिंग ब्लीचिंग। यहाँ पर आपकी ब्लीचिंग जो है वो दो तरीके से की जाती है, एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग और दूसरी होती है रिड्यूसिंग ब्लीचिंग। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग में क्या क्या आता है और रिड्यूसिंग ब्लीचिंग में क्या क्या आता है, तो इनके नेम जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके इनके नेम जो है वो हम लिख लेते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग की, तो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपके, इसमें आ जाएगा आपके नमी, सूर्य का प्रकाश, इसके अंदर आ जाएगा आपके सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो यही क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा
कौन सा ब्लीचिंग है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसके अलावा आपके होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके अलावा आपके होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक क्लोराइड, और पोटेशियम क्रोमेट, ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग के। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिड्यूसिंग ब्लीचिंग की, तो रिड्यूसिंग ब्लीचिंग में आ जाता है आपके जिंक चूर्ण, इसमें हेडिंग डाल लेना ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग ब्लीचिंग, इसमें आ जाता है आपके जिंक चूर्ण, इसके अलावा आ जाता है आपके फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, इसके अलावा आपके ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड, ये आपके रिड्यूसिंग ब्लीचिंग के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर जो अगर हम बात करें ऊनी और रेशमी वस्त्र, यानी कि रेशमी वस्त्र कौन से होते हैं, जो सिल्क के कपड़े होते हैं, इनके लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बार इसको देख लीजिए, ये है आपके ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग जिसके अंदर नमी, सूर्य का प्रकाश, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट। और रिड्यूसिंग ब्लीचिंग में आ जाएगा आपके जिंक चूर्ण, फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज, सोडियम बाइसल्फाइड। ऊनी और जो रेशमी वस्त्र होते हैं उन पर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊनी और रेशमी जो वस्त्र होते हैं इन पर हम कौन सा ब्लीचिंग इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग जो ब्लीचिंग है उसका इस्तेमाल ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है आपके मॉथ प्रूफिंग फिनिश, यानी कि कीट रोधी परिसज्जा, यानी कि जिससे वस्त्रों में कीट नहीं लगे। मॉथ प्रूफिंग फिनिश जिसको हम बोल सकते हैं कीट रोधी परिसज्जा। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो काफी कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके मैकेनिकल फिनिश से आएंगे। अगर इसमें से आएंगे तो आपके एक मर्सिराइजिंग है और एक ब्लीचिंग है, ये इंपॉर्टेंट फिनिशिंग है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो कीट रोधी परिसज्जा है वो ऊनी वस्त्रों पर की जाती है। किस पर की जाती है, ऊनी वस्त्रों पर, क्योंकि जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें जो कीट है वो लगने के ज्यादा चांसेज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फफूंदी अवरोधक यानी कि मिल्ड्यू प्रूफ, जो मिल्ड्यू प्रूफ फिनिशिंग है वो कौन से वस्त्रों पर की जाती है, आपके सूती, लिनन, रेशमी आदि वस्त्रों पर जो है ये फफूंदी रोधक जो परिसज्जा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड
कैल्शियम क्लोराइड आदि जो रसायन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो सूती, लिनन और रेशमी वस्त्र है उनमें फफूंदी नहीं लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटिंग यानी कि वजन बढ़ाना। वजन बढ़ाना की जो फिनिशिंग है वो किस में की जाती है? ज्यादातर सिल्क के कपड़ों में की जाती है, यानी कि रेशमी वस्त्रों में की जाती है, क्योंकि जो रेशमी वस्त्र है वो वजन में हल्के होते हैं, इसलिए उनको वजनी बनाने के लिए ये परिसज्जा की जाती है। और इसके अंदर जो मेटालिक सॉल्ट है उनका इस्तेमाल किया जाता है, धात्विक लवणों का, धात्विक लवणों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? जो वस्त्र है उनका वजन बढ़ाया जाता है। उसके बाद में आता है आपके एंटी स्टैटिक फिनिश। एंटी स्टैटिक फिनिश, इसमें क्या होता है? एंटी स्टैटिक फिनिश जिसको हम कह सकते हैं स्थिर विद्युत परिसज्जा। इसमें जब हम सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा कि जो वस्त्र होते हैं जब अपन उनमें कोई रगड़ लगती है, जैसे ऊनी वस्त्र होते हैं या सिल्क के वस्त्र होते हैं, ज्यादातर जो केमिकल से बने हुए वस्त्र होते हैं, जैसे कि हमारे पॉलिस्टर वगैरह है, डेक्रोन वगैरह है, तो ये जो वस्त्र होते हैं जब इनमें रगड़ लगती है तो एक आपको चिंगारी टाइप दिखाई देता है और जैसे आपके करंट लगता है ऐसा आपको फील होता है। तो ऐसे जो वस्त्र होते हैं उनमें ये एंटी स्टैटिक फिनिश दी जाती है, ताकि उनमें जो ये विद्युत है इसका जो स्थिर विद्युत है उसका इस्तेमाल नहीं हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एब्जॉर्बेंसी फिनिश, अवशोषण क्षमता। एब्जॉर्बेंसी फिनिश का मतलब है कि ऐसे वस्त्र जिनमें एब्जॉर्बेंट क्वालिटी नहीं होती है तो उनमें इस तरह की परिसज्जा दी जाती है, जिससे वस्त्र जो है उनमें एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा होती है आपके एंटीसेप्टिक परिसज्जा, एंटीसेप्टिक फिनिश। ये जो फिनिश है जो हॉस्पिटल में काम आने वाले वस्त्र होते हैं उनमें एंटीसेप्टिक परिसज्जा जो है वो की जाती है। इसमें कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो वस्त्र है वो कैसे बन जाते हैं? स्टरलाइज बन जाते हैं, ताकि क्योंकि जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले जो वस्त्र होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पर ऐसे वस्त्रों का यूज किया जाता है जो एंटीसेप्टिक फिनिशिंग से बनाए गए वस्त्र होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके आता है सिकुड़न रोधी परिसज्जा या श्रिंकेज कंट्रोल फिनिश। इसमें भी क्या होता है? जो वस्त्रों में श्रिंकेज होती है उसको रजिस्ट करने के लिए परिसज्जा दी जाती है। नेक्स्ट एक फिनिश आती है परमानेंट प्रेस। परमानेंट प्रेस, इसके अंदर भी क्या होता है कि वस्त्र में इस तरह की फिनिशिंग दी जाती है जिससे वस्त्र में बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं हो, यानी कि इसे बार बार कपड़े में सिलवटें नहीं आती है, इसलिए बार बार हमें कपड़े को प्रेस नहीं करना पड़ता है। तो ये जो फिनिशिंग है परमानेंट प्रेस, इसमें आप कपड़े को जितनी भी बार धोओगे तब भी आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आपकी सारी फिनिशिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। मेनली जो क्वेश्चंस है मैंने आपको बता दिया है कि जो मैकेनिकल फिनिश है वहां से बनता है, और जो केमिकल फिनिश है इसमें जैसे आपके एंटीसेप्टिक फिनिश है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपके जो मर्सिराइजिंग है वहां से क्वेश्चन बनेगा, या ब्लीचिंग से क्वेश्चन बनेगा। बाकी जनरली जो क्वेश्चन है वो यहाँ से नहीं बनते हैं। या फिर कीट रोधी परिसज्जा कौन से वस्त्रों पर होती है और फफूंदी अवरोधक परिसज्जा कौन से वस्त्रों में होती है, यहाँ से भी आपके एक दो क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका फिनिशिंग वाला टॉपिक, यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।